शुक्रिया रजत जी। थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,940 केस सामने आए हैं। राज्य में 45,000 मरीज होने वाले हैं। यह हालात और भी गंभीर हो सकते थे अगर प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लॉकडाउन न किया होता। सरकार ने आज कई एजेंसियों का आंकड़ा जारी किया है। बड़ी बात यह निकली है कि लॉकडाउन की वजह से 2 लाख जान बच गई हैं। जाहिर है मोदी का फैसला और सोशल डिस्टेंसिंग की स्ट्रेटेजी काफी हद तक कामयाब रही है। मोदी ने कोरोना के कहर के बीच सुपर साइक्लोन अम्फन से भी 2-2 हाथ किए। आज वो बंगाल और ओडिशा के दौरे पर गए, आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। इधर दिल्ली में सोनिया गांधी के घर उनके खिलाफ 22 पार्टियों का मोर्चा खुल गया। मोदी ने एक साथ 3-3 फ्रंट पर सबका सामना किया। एक बार फिर मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी। अब की बार कुदरत के कुरुक्षेत्र में महारथी मोदी। इस मझधार को कैसे पार करेंगे मोदी? एक मोदी जंग के 3 मोर्चे। पहले कोरोना का कहर, अब भयावह चक्रवात का असर और राजनीतिक विरोधी हर पल प्रहार को अग्रसर। मगर शुक्र है ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, हर वार के लिए जवाब को पूरी तरह तैयार, क्योंकि पता है चक्रव्यूह के हर द्वार को तोड़ने का वार। आइए शुरुआत करते हैं मोदी की सबसे बड़ी लड़ाई से, यानी कोरोना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83 दिन बाद अपने घर से निकले। दिल्ली से बंगाल और ओडिशा पहुंचे। तूफान से बर्बादी के निशान देखे, लेकिन इस दौरान वायरस से प्रोटेक्शन भी जरूरी है। बंगाल की धरती पर मोदी उतरे तो उनके मुंह पर गमछा लिपटा हुआ था। हर किसी से 2 गज की दूरी उन्होंने रखी और किसी से हाथ नहीं मिलाया, सिर्फ नमस्ते किया। बशीरहाट में प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में भी ममता बनर्जी उनसे 2 गज से ज्यादा की दूरी बनाकर बैठी। ओडिशा में भी मोदी ने पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी। कोरोना काल में मोदी पूरा एहतियात बरत रहे हैं। आप कहेंगे कि इससे क्या फायदा? देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तो बढ़ रही है, तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। किसी तरीके से मोदी सरकार ने 1-2 नहीं लाखों जिंदगियां बचा ली। दुनिया के दूसरे मुल्कों के डेटा और कोरोना के मरीजों की संख्या के ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद सरकार की तरफ से कई मॉडल पेश किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक स्टडी कहती है कि लॉकडाउन के कारण 20 लाख लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाया गया। लॉकडाउन न होता तो कोरोना से 58,000 लोग जान गंवा चुके होते, यानी लॉकडाउन के कारण 54,000 लोगों की जान बच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से कोरोना संकट पर बात की गई। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से बचाई गई जिंदगियों की संख्या बताई गई। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डेटा के हवाले से बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से 78,183 लोगों की जिंदगी बचाई गई। सरकार ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG मॉडल का भी आंकड़ा दिया। BCG मॉडल की माने तो भारत में वक्त पर लॉकडाउन होने के कारण 1.2 लाख से 2.1 लाख तक जिंदगियां बचाई गई। अगर लॉकडाउन न होता तो 36 से 70 लाख केस होते। यानी क्लियर है, मोदी सरकार के प्रोएक्टिव एक्शन ने देश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया। अगर देश में 25 मार्च से लॉकडाउन न होता तो आज देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता। सरकार ने एक और डेटा साझा किया। इसका सोर्स ये बताया गया कि 2 स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों ने रिसर्च की है। इसके मुताबिक अगर लॉकडाउन न होता तो 23 लाख केस होते, 68,000 लोगों की मौत हो चुकी होती। इन आंकड़ों को देखकर यह तो साफ है कि लॉकडाउन का फायदा हुआ है।
एक और सवाल मन में आता है कि कहीं कोरोना का मौजूदा आंकड़ा इसलिए तो कम नहीं क्योंकि यहाँ टेस्ट शुरुआत में धीमी रफ्तार से हुई, तो ये वहम भी मन से निकाल दी, क्योंकि लेटेस्ट फिगर के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के 27,50,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 18,287 टेस्ट प्राइवेट लैब में हुए। टेस्ट का यह आंकड़ा छोटा नहीं है। अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट अमेरिका में हुए। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि भारत में कोरोना मीटर अब भी तेजी से भाग रहा है। अब तक 1,18,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,583 पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि 48,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। सरकार ने एक और अच्छी खबर यह सुनाई कि अब कोरोना वायरस सिर्फ कुछ जगहों पर सिमट चुका है और कोरोना के मरीज भले ही 4-5 हजार रोज बढ़ रहे हों, लेकिन इनका ग्रोथ रेट कम है। लॉकडाउन के वक्त कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट 3.4 दिन था। अब ये डबलिंग रेट 13.3 दिन पहुंच चुका है, यानी अब 13.5 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। कोरोना से मोदी की जंग के बीच कुदरत ने भी उनका इम्तिहान लिया। अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में जो तबाही मचाई वो प्रधानमंत्री ने खुद अपनी आंखों से देखी और समझी। आगे का एक्शन प्लान बनाया। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी इस फ्रंट पर भी शुरू से ही एक्टिव रहे। जैसे ही महाचक्रवात की आहट मिली, वो और उनका दफ्तर एक्शन में आ गया। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर जयंत घोषाल और सीनियर एडिटर देवेंद्र पाराशर ने मोदी के एक्शन प्लान पर एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाई। सबसे पहले 18 मई को पीएम मोदी ने सबसे पहले एक रिव्यू मीटिंग बुलाई। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, पीएम के सलाहकार पीके सिन्हा, कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह सचिव और एनडीएमए के अफसर मौजूद थे। प्रेजेंटेशन में पीएम को चक्रवात की तीव्रता बताई गई और किन क्षेत्रों पर क्या असर होगा ये बताया गया। पीएम को अंदाजा हो गया कि एग्रीकल्चर, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको नुकसान होगा। उन्होंने डैमेज कंट्रोल की तैयारी ऐसे करने का निर्देश दिया कि फौरी राहत और स्थायी समाधान दोनों हो। पीएम मोदी को जैसे ही चक्रवात तूफान की सूचना मिली, उन्होंने पूरे तंत्र को सक्रिय कर दिया। आईएमडी को कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा सटीक अनुमान दें। एनडीएमए और एनडीआरएफ को बचाव और राहत का प्लान तैयार करने को कहा गया। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के साथ लगातार संपर्क में रहें। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी को पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक बुलाएं, जिसमें दोनों राज्यों के प्रमुख अधिकारी भी हों। फोकस एरिया था कि बचाव और राहत कार्य ऐसा हो जिसमें पहले तो कम से कम नुकसान हो, जो नुकसान हो जाए उसमें एक तरफ फौरी राहत मिले, साथ ही अस्थायी समाधान भी हो। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एकदम सही और सटीक निकला। बारी थी एनडीआरएफ की अग्रिम तैनाती की, क्योंकि कोरोना के चलते दूरी भी जरूरी थी और रेस्क्यू भी। तूफान के मद्देनजर बंगाल में 41 टीमें पहले ही भेजी गई थीं। अनुमान से ज्यादा नुकसान के बाद एनडीआरएफ की 4 और टीमें गईं। सेना, नौसेना और वायुसेना की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। बंगाल और ओडिशा में लगभग 7 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए दूरसंचार विभाग
और विद्युत मंत्रालय की एजेंसियों के अधिकारियों को भी राज्यों में तैनात किया गया है। अम्फान बंगाल में 283 साल का सबसे ताकतवर तूफान रहा। 1737 में ग्रेट बंगाल साइक्लोन में 3 लाख लोग मारे गए थे। उधर ओडिशा में 1999 में सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। मगर ये मोदी सरकार की तैयारी ही थी कि इस बार मौत का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से बेहद कम रहा। मोदी और उनकी टीम पूरे हालात पर लगातार मॉनिटरिंग करती रही। बंगाल कैडर से जुड़े रहे अफसरों और वहां के मंत्रियों से लगातार संपर्क में रहे। जब मोदी बंगाल और ओडिशा में हालात का जायजा लेने पहुंचे तो इन राज्यों से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों को भी अपने संग रखा। जैसे ही पीएम मोदी ने यह तय किया कि वो बंगाल और उड़ीसा के उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां चक्रवात ने तबाही मचाई है, उसके बाद उन इलाकों से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों को भी साथ रहने को कहा गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने उन मंत्रियों को फोन करके यात्रा के बारे में बताया। साथ ही ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें मौजूद रहना है। इसमें बंगाल से आने वाले मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो और देवश्री चौधरी, वहीं उड़ीसा से आने वाले केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी। इन नेताओं को साथ रखने का मकसद ये था कि ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा फीडबैक और अलग अलग तरीके का फीडबैक मिल सके। पॉलिटिकल एडिटर जयंत घोषाल ने जानकारी दी है कि तूफान से निपटने के लिए रणनीति बनाना मोदी के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना में लोगों को घर पर रखने का चैलेंज है, तो दूसरी तरफ तूफान से बचाने के लिए लोगों को घरों से निकालकर महफूज जगह पहुंचाने की चुनौती थी। मोदी ने बंगाल और ओडिशा में काम कर चुके अफसरों से पूरी जानकारी ली। राज्यों ने जो जानकारी भेजी, अधिकारियों से उसे क्रॉस चेक करवाया। बंगाल कैडर के आईएएस रहे और सलाहकार भास्कर खुलबे की मदद ली, उनका अनुभव जाना। मोदी ने बंगाल और ओडिशा की ग्राउंड रियलिटीज की स्टडी की। उसी के बाद उन्होंने तूफान प्रभावित इलाकों के दौरे का फैसला किया। लेकिन प्रधानमंत्री जब आसमान से नुकसान का जायजा ले रहे थे तो हाथ में नक्शा था। जीपीएस से हर हिस्से को ट्रैक कर रहे थे, हर छोटी बड़ी चीज नोट कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि बंगाल को 1000 करोड़ की राहत मिलने जा रही है। बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। बंगाल के बाद पीएम मोदी ओडिशा के दौरे पर भी गए। वहां भी उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। ओडिशा के लिए भी उन्होंने बंगाल की तरह ही मदद का ऐलान किया। और इसलिए हाउसिंग में, एग्रीकल्चर में, पावर में, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नुकसान हुआ है, तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है। राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था की तरफ से बहुत ही जल्द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहाँ पहुंचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्यू कर करके लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीजों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है।
ओडिशा को पैसा भले ही आधा मिला, लेकिन मोदी ने ओडिशा को फुल कोऑपरेशन का वादा किया। मोदी और नवीन पटनायक के बीच की दूरी देखिए और मोदी के साथ ममता की दूरी देखिए। कोरोना दोनों जगह है, दूरी भी दोनों जगह है, लेकिन देह की भाषा सियासत की भाषा को डिफाइन कर रही है, कौन कहां खड़ा है। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से सियासी दुश्मनी ऐसी बढ़ा ली है कि शुक्रिया कहने की बजाय उन्होंने 1000 करोड़ के पैकेज में इफ बट किंतु परंतु लगाना शुरू कर दिया। ये हिसाब लगाने लगी कि पैसा कब मिलेगा, एडवांस मिलेगा या फिर बाद में मिलेगा, आज मिलेगा या कल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये एडवांस है या पैकेज का हिस्सा है। इसे वो बाद में बताएंगे। शायद ये एडवांस हो सकता है। हमने उनसे कहा कि आप जो भी दें वो तय कर दें, हम आपको पूरा ब्यौरा दे देंगे। हमें 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, हमें लोगों की मदद करनी है। बहरहाल जब मोदी तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे तो दिल्ली में उनके विरोधियों का जमावड़ा था। कोरोना और कुदरत के बाद ये तीसरा मोर्चा है जिस पर मोदी जंग लड़ रहे हैं। 10 जनपथ पर सोनिया की मीटिंग में ममता बनर्जी कोलकाता से कनेक्ट हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना के अपने सांसद संजय राउत के साथ सोनिया से मीटिंग में कनेक्ट हुए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ जुड़े। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी सोनिया की मीटिंग में आए। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा भी जुड़े। आरजेडी से तेजस्वी यादव, बिहार में एनडीए से अलग राह बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी 10 जनपद की मीटिंग में हाजिरी लगाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस मल्टीपल विंडो फ्रेम को ध्यान से देखें तो इसमें कांग्रेस के लीडर ज्यादा दिखते हैं। कहने को तो ये 22 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग है, लेकिन आधे चेहरे कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, वेणुगोपाल, अहमद पटेल सब अलग अलग विंडो में हैं। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज को मजाक बताया गया। प्रवासी मजदूरों के पलायन को मोदी सरकार की नाकामी कहा गया। अम्फान तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। 7,500 रुपया प्रति परिवार 6 महीने के लिए, हर व्यक्ति के लिए 6 महीने के लिए 10 किलो मुफ्त राशन और हर प्रवासी मजदूर की निःशुल्क घर वापसी की मांग 22 राजनीतिक दलों ने गहन मंत्रणा के बाद रखी। सियासत अलग पिच पर होती है और ग्राउंड वर्क के लिए अलग डेडिकेशन की जरूरत होती है। दिल्ली में सियासत की मीटिंग हुई। मोदी ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का असेसमेंट किया। यही फर्क है पीएम मोदी और उनके विरोधियों में। देश की जनता भी इसे बखूबी समझती है।